हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। जैसे कि आपने मराठी के वीडियो को इतना प्यार दिया और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मराठी के पेपर में आई भी और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश का भी वीडियो चाहिए था, तो हम लोग इंग्लिश का वीडियो लेकर के आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हमारा आज का वीडियो जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। एक पार्ट में हम लोगों ने ग्रामर और हमारा पैसेज जो है वो सारी चीज़ें कवर की है, और दूसरा पार्ट जो हम अपलोड करेंगे थोड़े टाइम में वो रहेगा हमारे राइटिंग स्किल्स पे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जब भी पार्ट 2 जो है अपलोड हो जाएगा, हम लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर हमारे पूरे पेपर में 16 मार्क्स का आता है, जो कि 20% ऑफ द पेपर होता है। ठीक है, 20% ऑफ द पेपर आपका इंग्लिश ग्रामर ही होने वाला है। अब इंग्लिश के पेपर को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही वो क्या देने वाला है पता है? लैंग्वेज स्टडी, वोकैबुलरी, यही देने वाले हैं वो आपको। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि मराठी में भी हमको ये चीज़ नहीं पूछी गई थी, ग्रामर स्टार्टिंग में नहीं पूछा गया था। हिंदी में भी हमको ग्रामर स्टार्टिंग में नहीं पूछने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए है। तो ऐसा क्यों किया है उन्होंने? क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, हमने जो है शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, रील्स भी अपलोड किए थे इंस्टाग्राम पे, तो उसमें यही बताया था कि इंग्लिश का प्रिपरेशन हमेशा ग्रामर से स्टार्ट करिए। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो इंग्लिश का ग्रामर होता है वो होते हैं दीवार, यानी वॉल्स होती है, और वॉल्स के ऊपर ही रखा जाता है स्लैब, यानी हमारे राइटिंग स्किल्स और हमारे आंसर्स। तो अगर हमारा ग्रामर अच्छा है तो हमारा बाकी सब भी अच्छा होगा, अगर हमारा ग्रामर खराब है तो बाकी सब भी हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो आपका पेपर जब आप ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो चेक करने वाले को उसी से समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे ने अंदर कितने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, कितना अच्छा राइटिंग स्किल लिखा है और कितना अच्छा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पेपर के लिए हो जाती है, हमारे प्रेजेंटेशन के लिए हो जाती है, वो है हमारा ग्रामर। तो ग्रामर में भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली होती हैं, लेकिन हमने उनमें से कुछ चीज़ें जो बच्चों को एग्जाम में समझ में नहीं आते कि अरे बाप रे इसमें करना क्या है। अब आपको टेंस बोलेगा तो आपको पता है कि टेंस में कैसे चेंज करना है, कैसे क्या करना है, उसके रूल्स आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, चेंज द वॉइस बोलेगा, आपको समझ में आता है। बड़े बड़े ग्रामर चीज़ें आपको समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पूछ ली जाती है, न्यू चीज़ें आपको समझ में आती है कि ये तो न्यू लिख रहा है यार, इसमें तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पूरा साल, अब इसमें करना क्या है। उसमें आपका टाइम वेस्ट भी होता है, आप थोड़े से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर स्पेशली जमा करके आपको दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमको आने वाला है ग्रामर। ग्रामर में भी इजी 3 पार्ट्स हैं हमारे। एक है A1 जिसके अंदर बहुत इजी ग्रामर आता है, बहुत इजी। कितने मार्क्स के लिए आता है ये? 4 मार्क्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं 5, जिसमें से हमको करने होते हैं एनी 4। इसके अंदर भी इजी ग्रामर के अंदर भी हमें ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आपका पेपर कितना अच्छा जाने वाला है। ये चीज़ें आपको पता नहीं होगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपाउंड वर्ड्स का। अब बच्चों को पता नहीं होता है कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है, और क्वेश्चन कैसा आता है पता है आपको? कि राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑन योर ओन। अब इसमें क्या करना है भाई? 2 कंपाउंड वर्ड्स तो हम तब लिखेंगे ना जब हमको कंपाउंड वर्ड्स का मतलब पता होगा। तो कंपाउंड वर्ड्स का मतलब बहुत ही सिंपल होता है बच्चों। 2 वर्ड्स को मिला करके अगर आप एक वर्ड बना रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल। फुट और बॉल को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? फुटबॉल बनेगा, है ना? फुटबॉल बनेगा। तो ये जो फुटबॉल हो गया ना, ये क्या हो गया है? मेरा कंपाउंड वर्ड्स हो गया। तो इसी तरह आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देख करके जाने हैं, जो 2 वर्ड्स को मिला के हम एक वर्ड बनाएंगे तो वो एक न्यू वर्ड बन जाएगा। उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं हम पंक्चुएशन पे। पंक्चुएशन जो होता है हमारा बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने ये 1 मार्क से क्वेश्चन में लिखा है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस में 2 चीज़ें पंक्चुएट करने के लिए आएगी। इस चीज़ को आप याद रखिए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जो आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें पंक्चुएशन नहीं दिया रहेगा, उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि पहला लेटर हमारा उसमें कैपिटल लिखा हुआ है कि नहीं। आपका अगर कोई भी सेंटेंस ऐसे चालू हो रहा है, द ब्ला 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 जो भी रहेगा, तो आपको ये देखना है कि भाई ये तो कैपिटल होना चाहिए था।
कैपिटल है नहीं, तो इसको आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये भी पंक्चुएशन में आता है, इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद आते हैं नाउन, बीच में कहीं पे भी नाउन आ गया है, द बॉयज़ नेम इज़ राम, तो राम का जो आर है वो स्मॉल दे दिया जाएगा, तो आपको उसको भी देखना है कि वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो वो तो फुल स्टॉप पे ख़त्म होने वाला है, लॉजिकल आंसर है वो, तो आपको फुल स्टॉप लगा देना है। अब आते हैं थोड़े से इसके कॉम्प्लेक्स वर्जन पे कि आपको एक डायलॉग दिया हुआ है, ठीक है। डायलॉग दिया हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए, उसके आगे लगा रहेगा ही आस्क्ड, ही सेड, शी आस्क्ड, शी सेड, शी गिव, ये जो भी है वो दिया रहेगा कि इसने बोला है। तो अब इसने बोला है तो उसने जो भी बोला है वो किसके अंदर आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब हमको पता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ, उसके बाद अगर ही आस्क्ड या शी सेड लिखा हुआ है तो उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए नीचे। अब इसी के अंदर अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, या ही आस्क्ड या ही सेड की जगह पे क्या हो गया, ही आस्क्ड हो गया, तो अंदर हमारा क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर, पंक्चुएशन के अंदर। पंक्चुएट द सेंटेंस में आपको ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। इजी हो गया, आगे बढ़ते हैं। हिडन वर्ड्स, अब हिडन वर्ड्स आपको पता है, नहीं पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत अजीब सा होता है, छोटा सा होता है, इस पे पूरा साल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, पूरा साल हम टेंसेस, क्लॉजेस यही सब पढ़ रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों में अच्छे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए। तो हिडन वर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे हमको एक वर्ड दिया रहेगा, बड़ा सा वर्ड दिया रहेगा, उसके अंदर से हम लोग को ढूंढ ढूंढ के दूसरे न्यू वर्ड्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी एग्जाम्पल दे देता हूँ एक छोटा सा, मेरे को एक वर्ड दिया हुआ है रिफ्रेशिंग, ठीक है। रिफ्रेशिंग में से मुझे हिडन वर्ड्स निकालने हैं, यानी रिफ्रेशिंग के अंदर और कौन से वर्ड्स हैं, तो मैं एक वर्ड निकाल सकता हूँ फ्रेश, फ्रेश एक वर्ड है, फिर मैं उसके अंदर से एक और वर्ड निकाल सकता हूँ रिफ्रेश, है ना। तो इसी तरीके से आपको एक कॉम्प्लेक्स वर्ड दिया जाएगा या एक कंपाउंड वर्ड दिया जाएगा, जिसके अंदर से आपको तोड़ तोड़ के वर्ड्स निकालने हैं। ज़्यादातर इसके अंदर याद रखिए सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है बाद वाला, यानी आईएनजी इसके अंदर अगर मैं काउंट करूँ तो, और प्रीफिक्स का मतलब होता है री। तो ये जो री और आईएनजी निकाल देंगे तो ये जो हमारा मेन वर्ड होता है, इसको हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं, रूट वर्ड। इसको भी याद रख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछता है कि रूट वर्ड क्या है, वो लिखो सफिक्स प्रीफिक्स हटा के। तो इसका जो रूट वर्ड है ना वो हमको लिखना होता है, ये इसका हिडन वर्ड है। समझ में आ गया आपको हिडन वर्ड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड चेन, बच्चों वर्ड चेन जो है ना, अब वर्ड चेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 50% ऑफ द बच्चों को नहीं पता है वर्ड चेन क्या होता है। बाकी 50% में जिनको पता है उसमें से भी आधे से ज़्यादा बच्चे वो रॉन्ग करके आते हैं। रीज़न उसका ये है कि हम पूरा पढ़ते नहीं है, हम देखते हैं कि भाई एक वर्ड लिखा है, आगे 4 डैश डाला हुआ है, हाँ मतलब वर्ड चेन है, ये तो मेरे को आता है, कर लूँगा। अब वर्ड चेन के ऊपर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर 3 चीज़ें आपको बताई जाएगी कि या तो आप उसके नाउन फॉर्म्स लिखो, या तो वर्ब, या तो एडजेक्टिव। ये 3 चीज़ें हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं और हमको वो आंसर रॉन्ग आता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरा एक वर्ड दिया हुआ है अफर्म। अफर्म के आगे मुझे सपोज 2 डैश दिए हुए। अब ये जो अफर्म बोला है ना, मुझे ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसका जो बेस वर्ड है, यानी जो अफर्म है वो है वर्ब। तो आगे भी जितने वर्ड्स आप बनाओगे आपको वर्ब बनाने होंगे। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई देखो मुझे तो आता है वर्ड चेन बनाने। वर्ड चेन कैसा होता है कि पहले वर्ड का लास्ट लेटर देखने का, एम है, अब एम से यानी जो दूसरा वर्ड बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एम से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। ये हम सबको पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ऊपर बोला हुआ है कि वर्ब है तो वर्ब ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। तो अब आप जो भी यहाँ पे वर्ड लिखोगे, अब आप लिखोगे मेलन, मेरे को मेलन बहुत पसंद है, मैं नाश्ते में मेलन खा के आया था, मैं मेलन लिखूंगा। लेकिन मेलन तो एक फ्रूट का नाम है, तो वो नाउन हो सकता है ना, वर्ब तो होगा नहीं। लेकिन आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि वर्ड चेंज जो कंप्लीट करनी है वो किस में करनी है, वर्ब में करनी है। तो आप मेलन लिखोगे तो आपको आंसर रॉन्ग मिल जाएगा। अब पहले ही आंसर आपने रॉन्ग लिख दिया तो आगे वाला थोड़ी ना आपको राइट देने वाले वो लोग, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे एम से आप लिख सकते हो मूव, मूव लिख दिया आपने, MOV मूव लिख दिया, या MOOV जो भी उसकी स्पेलिंग होती है वो लिख दिया आपने। अब मूव लिख दिए तो मूव होना यानी हिलना डुलना, तो
तो वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब लास्ट लेटर इसका वापस से क्या आया है, मेरा ई आया है, तो ई से मैं क्या लिख सकता हूँ, ईट लिख सकता हूँ। ईट मतलब खाना, खाना क्या है, एक्शन यानी वर्ब। तो ये हमारा इस तरीके से वर्ड चेन कंप्लीट होता है। तो आपको उसके लिए नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ये पता होना चाहिए कोई भी वर्ड लिखने से पहले। अब इसके अंदर मैं एक छोटी सी टिप भी दे देता हूँ कि आपने सपोज 4 वर्ड बनाने थे, मैंने ये बना दिया टी। अब टी से मेरे को कोई वर्ड ही नहीं आ ही नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे बैठ करके सोच रहा हूँ टी से क्या वर्ड बनाऊँ, टी से क्या वर्ड बनाऊँ। ये है क्वेश्चन कितने मार्क का, 1 से 2 मार्क का। उसके पीछे आप इतना टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर तो हो गया, क्योंकि पेपर कौन सा है, इंग्लिश। राइटिंग स्किल कितने मार्क का आने वाला है हमको, 25 से 30 मार्क का राइटिंग स्किल आने वाला है। 25 से 30 मार्क के राइटिंग स्किल लिखने के लिए हमको कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा चाहिए होता है। तो जितना भी आपको ये सब ग्रामर और पैसेज वगैरह कंप्लीट करना है, 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। टाइम देखते रहना बेटा बैठ के, पहले ही बता रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर मराठी से भी लेंदी होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिमाग में अच्छे से मेरी बात को डाल लो। फास्ट लिखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है। जब हम लोग पैसेज के बाद हम लोग राइटिंग स्किल पे जाएंगे, तब आपको खुद पता चलेगा कि इतने सारे राइटिंग स्किल्स आपको लिखने हैं। और उसमें हम ये भी बता देंगे कि किस में कितना ज़्यादा मार्क्स मिलता है, किस में ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। वो सब कुछ हम वो वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फिर से वही बात है कि 25-30% बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना क्या होता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी 3 वर्ड ले लेता हूँ मैं, और मैंने रैंडमली कोई भी 3 वर्ड ले लिया है। मुझे बोला हुआ है कि ये 3 वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। अब यहाँ पे हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना होता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट वाला लेटर हमको देखना होता है। ABCD आपको आनी चाहिए, जो आपको आती है ना, हाँ बस ABCD आता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल का 1 मार्क्स अपने को कंफर्म। क्या आने वाला है देखो, X, B और D में सबसे पहले अल्फ़ाबेट ABCD में कौन सा आता है, B आता है। तो हम पहले क्या लिख देंगे, ब्राइट। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, डॉग। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, एक्समस। ऊपर लिख देंगे हम लोग के द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर दीज वर्ड आर ब्राइट, डॉग, एक्समस। उसके बाद अगर कुछ जेड से होगा तो जेड वाला लिख देंगे, है ना, खत्म। इस तरीके से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट पे, जिसपे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ मॉडरेट ग्रामर टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमें 2 करने होते हैं। एक होता है 2 मार्क्स का, यानी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ऊपर हमें 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या आने के चांसेस रहते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले रहता है हमारा सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग, यानी एक वर्ड दिया रहेगा जिसका मीनिंग जो है ना वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी आप उसको वर्ब के टाइप से भी यूज कर सकते हैं, आप उसको नाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके आपको अलग अलग 2 सेंटेंसेस बनाने होते हैं, यानी एक ही वर्ड को 2 अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करना है, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये यूज करना होता है। तो मेक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस बनाना है, 2 मार्क्स मिलता है, एकदम ईजी होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम होमोग्राफ्स और होमोफोन्स पे या होमोनिम्स पे। होमोनिम्स यानी आप देखो इस बात को अच्छे से समझ लो कि होमो का मतलब होता है सेम, होमोग्राफ और होमोसिंस यानी ऐसे वर्ड्स जिनका हम जब बोलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं। सुनाई भी वो क्या देता है, सेम देता है। और होमोनिम्स का मतलब होता है 2 अलग वर्ड्स लेकिन उनके जो मीनिंग्स है वो क्या है, सेम है, ऐसा होता है इनका मतलब। तो इसमें भी आपको क्या होता है, सेंटेंस ही बनाना होता है। तो होमोग्राफ और होमोनिम्स थोड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं जो समझने में मुश्किल होता है, इसलिए हमने लिखा है और ये क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर उसके आगे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा है वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर भी बहुत इजी होता है। जैसे हमको एक वर्ड दिया रहेगा, कोई भी वर्ड दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यूनिवर्स। अब हमको क्या बोलेगा कि यूनिवर्स जो है हमारा एक वर्ड है, रूट वर्ड है, उसको हम बेस वर्ड है, उसको हम बोलेंगे कि उसके ऊपर वर्ड रजिस्टर बनाओ। यानी उसके ऊपर हमको कितने वर्ड्स बनाने हैं, 4 वर्ड्स जो यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो 4 वर्ड्स ऐसे बनाने हैं हमको जो यूनिवर्स से रिलेटेड है ना। तो जैसे हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, स्टार्स लिख सकते हैं, प्लैनेट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं,
और क्या लिख सकते हैं, मून लिख सकते हैं। तो ये सब यूनिवर्स के अंदर ही तो आ रहा है ना। तो यूनिवर्स से रिलेटेड हमने 4 वर्ड्स लिख दिए, हमको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते क्या है, वर्ड रजिस्टर। अब क्योंकि वर्ड रजिस्टर लिखा रहता है तो बच्चों को समझता नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर वर्ड रजिस्टर भी लिख दिया है। कुछ इस टाइप के मॉडरेट क्वेश्चंस हमको एग्जाम में ग्रामर के लिए पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड आते हैं हमारे A3 पे, यानी वही सेम क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है, 2 मार्क्स का होता है, एनी वन करना होता है। दिए कितने रहते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन इतना भी कुछ चैलेंजिंग नहीं होता, अपने लिए सब आसान है ना। देखते हैं क्या। अब इसमें क्या देखो, यूज 2 वर्ड्स इन सेम सेंटेंस। अब ये थोड़ा सा बिल्ला हो गया। 2 वर्ड दिए रहते हैं हम लोग को, और वो दोनों ही वर्ड को हम लोग को एक ही सेंटेंस में यूज करने होते हैं। किसी भी तरह आप वो दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में बैठाओ और एक सेंटेंस बनाओ। ऊपर हमको 2 वर्ड 2 अलग अलग सेंटेंस बनाना था, मॉडरेट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो हमको 2 वर्ड्स दे देंगे जिनका एक ही सेंटेंस बनाना होता है। बच्चे 2 अलग अलग सेंटेंस बना के आ जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलता है। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि भाई ये सुपरलेटिव है तो इसको कंपैरेटिव बना दो, ये कंपैरेटिव है तो इसको सुपरलेटिव बना दो। उस टाइप के कंपैरिजन आते हैं, जैसे हम लोग बिग, बिगर, बिगेस्ट ये सब भी बोलते हैं ना। जो नॉर्मल होता है, कंपैरेटिव होता है, फिर सुपरलेटिव होता है। तो हमको सपोज कंपैरेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने बोलेगा, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा फॉर मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये हमारा लैंग्वेज स्टडी वोकैब्युलरी का हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं हमारे पैसेज पे। पैसेज हमारा पूरा होता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स के पैसेज में हमारा 6 मार्क का फिर से क्या आ रहा है, ग्रामर, यानी 10 मार्क का ऊपर आ गया, 30 मार्क का यहाँ। टोटल 40 में से हमारा कितने मार्क का ग्रामर आ रहा है, 16 मार्क का हमारा सिर्फ ग्रामर ही आ रहा है। बचा कितना, 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स का हमको पैसेज आता है। फिर बच्चे क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है, पैसेज तो आता है। अरे पैसेज सिर्फ 24 मार्क्स का आ रहा है, 16 मार्क्स का ग्रामर कौन पढ़ेगा, बाकी जो बचे हुए मार्क्स है उसका राइटिंग स्किल कौन पढ़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको ध्यान से समझ के चलिएगा। अब इसके अंदर हमको 2 हमारे जो नोन लेसन होते हैं उसका आता है, 10-10 मार्क का पैसेज आता है। फिर एक अननोन आएगा, बाहर से आएगा, उसका टेंशन नहीं लेने का, ईजी आता है। फिर 2 पोएम आएंगे। एक पोएम आएगा जिसका हमको जो है आंसर वांसर लिखने का रहेगा, और एक आएगा जिसका हम लोग को एप्रिसिएशन लिखने का रहेगा। वो मैंने इसके अंदर काउंट नहीं किया हूँ। 5 मार्क्स का अलग से एप्रिसिएशन आता है, तो यहाँ पे 5 मार्क का हम अलग से क्या लिख देंगे, एप्रिसिएशन पोएम का। और जो अननोन पैसेज आने वाला है ना, उसका 5 मार्क का अलग से क्या आने वाला है, समरी आने वाला है। वो भी मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया हूँ। समरी हम लोग जब राइटिंग स्किल करेंगे ना, तब समरी देखेंगे। समरी बहुत आसान होता है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में होते हैं कि समरी ऐसा लिखेगा तो भी पूरा मार्क्स मिलता है। नहीं, मैं बताता हूँ समरी पूरा कैसे लिखना है तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वो 2 चीज़ें हमने यहाँ पर काउंट नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे हिसाब से होती है हमारे पैसेज में, वो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स हमको कितने मार्क्स का आता है पता है, 6 मार्क्स का। 3 पैसेज तो 3 पर्सनल रिस्पॉन्स, 2 मार्क्स ईच। 6 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स, मतलब 24 में से आप 6 मार्क्स जो है वो पर्सनल रिस्पॉन्स पे देने वाले हो। आपका पर्सनल रिस्पॉन्स कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा उसको फ्रेम कर पा रहे हो, उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। वापस से इसके अंदर आपकी वोकैब्युलरी और ग्रामर चेक होता है कि कितना अच्छा सेंटेंस फ्रेमिंग आपने किया है। तो वापस ग्रामर यूज हो रहा है ना इसके अंदर। तो 6 मार्क्स में से आपको कम से कम 5 से 5.5 मार्क्स तो मिल जाना चाहिए। इतना आप अपना टारगेट रखो। ऐसा नहीं पर्सनल रिस्पॉन्स में इसमें पूरा मार्क्स नहीं मिलता, 1 ही मार्क्स मिलेगा, नहीं। आप जब अच्छा लिखोगे, आप सब सही लिखोगे, तो हम आपको क्यों रॉन्ग देंगे। हम यहाँ पे मार्क्स देने के लिए बैठे हैं। हमको कौन सा मार्क्स बचा के घर पे लेके जाके उसकी सब्जी बनाने का है ना। तो हम मार्क्स देने के लिए बैठे हैं। आप अच्छा लिखोगे, हम आपको मार्क्स देंगे, बस आप अच्छा लिखो। अब इसमें एक चीज़ याद रखो, पर्सनल रिस्पॉन्स में कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखना है अपने आंसर को डिफेंड करने के लिए। जैसे आपको पूछा जाएगा, जैसे अपना कोई भी क्वेश्चन आ गया है कि ऑथर ने ये जो चीज़ इसके अंदर बोली थी, क्या आप इससे सहमत हैं। अब आप बोलोगे हाँ मैं सहमत हूँ, खत्म। ऐसा नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपने अगर बोला है कि हाँ मैं इससे सहमत हूँ, यस आई एग्री विद हिम, तो अब आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए 3 पॉइंट और लिखने पड़ेंगे। याद रखिए मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1, 2, 3 पॉइंट करके आंसर लिखना है। लिखना आपको पैराग्राफ में ही है, लेकिन आपको 3 पॉइंट्स उसके अंदर लिखने होंगे कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि आप ऑथर से एग्री कर रहे हो।
समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पर्सनल रिस्पॉन्स इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादातर ये 2 वर्ड्स यूज होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। अब इसका मतलब नहीं होता, बचपन से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। बचपन से सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इंग्लिश की बुक में लिखते थे वो लिखते थे ऊपर मीनिंग्स। मीनिंग्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स। अपोजिट वर्ड्स क्या होता है, एंटोनिम्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखो आप लोग। सिनोनिम्स का मतलब होता है मीनिंग और इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स। तो ये चीज़ें अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, इन्विजिलेटर हो सकता है आपको इसमें हेल्प ना करे, आप वहाँ पे प्रेशर में बैठ जाओगे कि यार ये सिंपल वर्ड्स के मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने ये डाल दिया है। ग्रामर इस टाइप का कुछ भी पूछ सकता है। और जो अपने को इसके अंदर ग्रामर पूछता है ना, उसके अंदर आर्टिकल, ठीक है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के, वो सब छोटे मोटे क्वेश्चन अपने को इसके अंदर पूछते हैं। अब याद रखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसका आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। सिर्फ आंसर एन, जैसे आर्टिकल है तो एन आ रहा है तो एन लिख के मत आ जाना, खाली पूरा सेंटेंस लिखो, एन लिखो, उसको अंडरलाइन करो और फिर, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब आते हैं हम पोयम की राइम स्कीम पे। राइम स्कीम हमको पोयम का नहीं समझ में आता है कि राइम स्कीम होता क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक पोयम दिखाऊं तो राइम स्कीम में करना क्या होता है। राइम स्कीम देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको यूज होने वाला है आपके एप्रिसिएशन में भी। राइम स्कीम का अपने को 1 मार्क्स मिलता है। तो कैसे करने का पता है, लास्ट के वर्ड्स देखने का। एक पैराग्राफ दिया रहेगा ना, तो उसके लास्ट के वर्ड्स देखने का। अगर हमको पहला वर्ड दिया हुआ है शो, ठीक है, तो वो ए हो गया। फिर सेकंड वर्ड दिया हुआ है हमको बी, ठीक है, तो वो बी और शो दोनों राइमिंग वर्ड है क्या, नहीं, तो शो ए हो गया और बी क्या हो गया, हमारा बी हो गया, ठीक है, बी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद शो के बाद कुछ भी ऐसा वर्ड आ गया जो शो से थर्ड वर्ड जो है, लास्ट वर्ड ऐसा आ गया जो उससे क्या है, राइमिंग वर्ड है, किसके साथ, शो के साथ। अगर शो के साथ कुछ भी राइमिंग वर्ड है, ठीक है, जैसे बो हो गया, ठीक है, थर्ड लाइन में हमारा जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, बो। पहला क्या था हमारा, शो था, फिर उसके बाद था हमारा बी था, फिर उसके बाद हमारा आ गया बो। अब शो और बो ये दोनों राइमिंग है, तो शो को हम लोग ने ए लिखे थे, तो बो को भी हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब बी को हमने क्या लिखे थे, बी लिखे थे, क्योंकि वो इससे राइमिंग वर्ड नहीं था। अब बी के बाद हमारा जो फोर्थ वर्ड आ गया, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड आ गया, वो आ गया मी। और बी और मी क्या है, राइमिंग वर्ड है, तो वापस से आप उसको क्या लिखोगे, बी लिखोगे, सॉरी। तो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज नथिंग बट ए बी, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, बीच में आपके कॉमास नहीं आएंगे, इसको भी ध्यान देना पड़ता है हमको कि कॉमा अगर आप डाल दोगे तो उसमें भी आपके मार्क्स कटते हैं। तो ए बी इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम। समझ में आया आपको। तो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, बच्चों को नहीं आती है, लेकिन एप्रिसिएशन में इसका कितना मार्क्स रहता है, 1 मार्क्स रहता है। बताओ, इतना ईजी लिखने का हमको ए बी लिखने का 1 मार्क्स। अब कुछ पोयम ऐसे हैं, हमारे बुक में भी एक पोयम ऐसी है जिसके अंदर कोई भी आप वर्ड देखोगे ना, तो उसमें कोई भी वर्ड राइम होता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे पोयम को हम लोग बोलते हैं ब्लैंक वर्ड्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं। तो हम लोग उसके लिए आंसर में लिखेंगे कि पोयम में राइमिंग स्कीम एग्जिस्ट नहीं करता है, पोयम एक ब्लैंक वर्ड्स टाइप ऑफ पोयम है। समझ में आया आपको, इस तरीके से लिखना है। एक पोयम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पिछले साल पूछा था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। राइमिंग स्कीम आपको पोयम का एप्रिसिएशन में तो लिखना ही है। हो सकता है आपको जो पोयम में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसके अंदर भी आपको पूछ ले, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एप्रिसिएशन हमारा लास्ट है 5 मार्क्स के लिए। इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है एप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ मिस कर दिया है जो आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम कमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट। बस एक बच्चा जो है वो बार बार कमेंट कर रहा है कि सर KGF 3 कब रिलीज हो रही है। अभी बता देता हूँ, मुझे नहीं मालूम भाई कब रिलीज हो रही है, ठीक है। तो उसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप बता सकते हैं, हमको कमेंट कर दीजिए, हम आपको पूरा रिप्लाई देंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। अब एप्रिसिएशन हमारा होता है 5 मार्क्स का। एप्रिसिएशन हमको लिखना होता है पैराग्राफ फॉर्म में। इस चीज़ को याद रख लो, कोई भी पॉइंट वाइज में नहीं लिखेगा। पोएट का नाम, पोएम का नाम, जैसे हम मराठी में लिख रहे थे एप्रिसिएशन, वैसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब हमको पूरा पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम क्या है, फिर पोएट का नाम क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद पोएट पोएम का नाम लिख दिया ना, जो चीज़ हमको दी भी रहती है, पोएट और पोएम का नाम हमको हमेशा क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। अब जो चीज़ दिया हुआ है वो देख करके सिर्फ सेंटेंस फॉर्म करके लिखने का आपको कितना मार्क्स दे रही है बोर्ड वाली,
1 मार्क्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। हम बता देंगे कि भाई फिगर ऑफ स्पीच कौन से हैं। जितने भी आपको फिगर ऑफ स्पीच उसके अंदर दिख रहे हैं ना, आप सारे बता दो, कोई टेंशन नहीं है, सारे बता दो। और फिर उसके अंदर से कोई एक को आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। जैसे रिपीटेशन हो रहा है, एलिट्रेशन हो रहा है, मेटाफर हो रहा है। अच्छा मेटाफर हो रहा है, ठीक है, मेटाफर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको और इसको उसने कंपेयर कर दिया है, ऐसा बता दो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइम स्कीम। जैसे ऊपर आपने राइम स्कीम पढ़ा, वैसे ही आपको लिखना है द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज दिस 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 दिस, बस खत्म, ठीक है। इसमें आपको टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1 2 3। अब आती है मेन चीज जो है हमारा सेंट्रल आइडिया की बारी। सेंट्रल आइडिया जो होता है वो आपको पोयम में से पोएट जो है आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने मैसेज दिया है, वो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स में आपको लिखना है। वापस से याद दिला रहा हूँ, पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट लिखना है, 4 लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। 4 लाइन में आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए कि पोएट उस पोएम में क्या आपको समझाना चाह रहा है, क्या आइडिया आपको देना चाह रहा है। इस चीज़ को आप अच्छे से लिखेंगे, आपको पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। इसमें कहीं पर भी मार्क्स कट करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, सेंट्रल आइडिया में ज़्यादा से ज़्यादा वो आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिया तो आपका आधा मार्क्स काट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो 1 मार्क्स काटेंगे, लेकिन पूरे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। बच्चों को लगता है एप्रिसिएशन कितना हार्ड है, एप्रिसिएशन ज़रा भी हार्ड नहीं है। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 मार्क्स इसके अंदर मिलता ही मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पार्ट 2 इसका हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। उसके अंदर हमने पूरा राइटिंग स्किल बताया है कि राइटिंग स्किल कौन सी वाले अगर आप चूज़ करते हैं ऑप्शंस में से तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, किस तरीके से लिखना है सब कुछ हमने उसके अंदर बताया है। तो थोड़ी देर में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आगे जितने भी पेपर्स आने वाले हैं हम सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बनाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।